हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं धातु और अधातु का जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग थंबनेल तो देख के समझ ही गए होंगे। तो हम लोग जो है इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से एकदम समझते हुए जो है आसान शब्दों में जो है धातु एवं अधातु का दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है इतने अच्छे से आपको करवा देंगे ना कि जितना अच्छा से आज आपको जो है कोचिंग या स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा उतना अच्छा से जो है आप इसका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करते हुए आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो पे क्लिक ही कर दिए तो वीडियो में बने रहिएगा। इसमें देखिए टोटल जो है इसमें टोटल देखिए कितने क्वेश्चन है। देखिए इधर हो गया 8, यानी कि दीर्घोत्तरीय में जो टोटल क्वेश्चन है वो 30 है। कितने हैं? 30 क्वेश्चन है। तो 30 का जो है हम लोग इस वीडियो में आंसर इसका देखने वाले। तो एक ही वीडियो में रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा। जितना भी लंबा हो जाए, चाहे वीडियो जो है 45 मिनट का हो जाए, 40 मिनट का हो जाए, 50 मिनट का हो जाए, जितना मिनट का हो जाए, जो हम लोग समझते समझते कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये सभी का आसान शब्दों में जो है हम लोग उत्तर जानेंगे। और भाई एक आप लोग तो जानते ही है कि जिस तरह से हम देखिए इसको लिख के लाए हैं, है ना। तो लिखने में तो बहुत ही मेहनत लगता है, आपको मालूम है। तो आपके लिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना, तो क्या कीजिए ना, थोड़ा सा हम मेरे लिए भी कीजिए। अब बस मेरे लिए क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं चैनल पे तो। और वीडियो को नीचे कमेंट अंतिम में ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो जो है कैसा लगा, ठीक ना। और एक चीज़ और कि दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसा कीजिएगा वैसे आपके साथ भी होगा। टेट फॉर टैट आप लोग सुने होंगे ना। तो आप लोग अगर दूसरा का हेल्प करेंगे तो आपके साथ भी हेल्प होगा। इसलिए जो है दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु एवं धातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उदाहरण समझाएं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, बाहरी कक्षा ये सब ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो आधार पे है ना, उसको किस तरह से हम धातु और अधातु समझते हैं, मानते हैं, किस तरह से धातु और अधातु मानते हैं हम, तो उसके बारे में हमको बतलाना। देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए नहीं लिखे, डायरेक्ट हम उत्तर लिखें, ठीक ना, क्योंकि बुक तो है, बुक में तो है ये क्वेश्चन। तो इसका देखिए डायरेक्ट उत्तर लिखेगा आप लोग यहाँ से कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं वह तत्व धातु कहलाता है, ठीक ना। जैसे में एल्यूमिनियम और सोडियम। देखिए यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का देखिए निकाल के दिखाएं, आप लोग कैसा समझिएगा। क्या बोला जा रहा है कि जिसके मतलब अंतिम में जो है 1, 2, 3, यानी अंतिम जो कक्षा है उसमें 1, 2, 3 तो रहना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का देखिए परमाणु संख्या होता है 13। तो पहला कक्षा में तो आप लोग जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8, उसके बाद फिर 18 ऐसे करके कुछ होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया पहला 13, परमाणु संख्या इसका कितना है 13। तो पहला में तो चला गया देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स ही है। और देखिए फिर बचा कितना, तो 2 और 8 हो गया 10। तो फिर बचा कितना, 3 ना बचा। तो 3 किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। यानी अंतिम कक्षा में देखिए इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 3। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि अंतिम कक्षा में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो क्या होता है, धातु कहलाता है। तो वह धातु कहलाता है। तो बताइए एल्यूमिनियम जो है धातु होगा? होगा। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, धातु होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग भी फिगर में पार लीजिएगा, फिगर करके, और यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ये तो धातु हो गया। अब अधातु देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं। तो देखिए जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम में जो है 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वे जो तत्व है अधातु कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस। देखिए सिलिकॉन का परमाणु संख्या जो होता है 14 होता है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 14। इसका देखिए पहला मतलब कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। बचा कितना, 4। तो अंतिम कक्षा में कितना चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब है कि जो 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो इसका मतलब है क्या कि अधातु होता है। तो ये सिलिकॉन जो है धातु हो जाएगा। उसी तरह से फास्फोरस का भी हो जाएगा। तो आप लोग जो है आशा करते हैं पहला क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे तरीके से आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कारण सहित बताइए कि धातु में विद्युत की सुचालक और अधातु में विद्युत की कुचालक क्यों होते हैं। मतलब कारण सहित बताना है कि जो धातु जो होता है विद्युत का सुचालक, सुचालक कहने का मतलब जिससे करंट पास होता है, ठीक ना। और अधातु में विद्युत का कुचालक मतलब कि जिससे करंट पास नहीं होता। जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे कुचालक हो जाएगा। ये जो है इससे करंट पास नहीं होता है ना। तो कुचालक क्यों होती है, हमको इसका उत्तर जानना है, ठीक ना, कारण सहित। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि धातुओं विद्युत का सुचालक होने
का कारण यह है कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना। कितना होता है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में पाया जाता है इसलिए क्या करता है? एक स्थान से दूसरा स्थान क्या करते रहता है? गति करते रहता है। और हम लोग जानते हैं जब गति करता है, जो चीज़ गति करता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसमें जो होता है करंट उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है? करंट उत्पन्न होता है। जैसे हमारे तार में, वायर में जो होते हैं ना, जो वायर होते हैं, जैसे आप लोग को दिखाते हैं, हम माइक वाला ही तार दिखाते हैं यहाँ पे वीडियो जिससे बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो तार है, ये तार है, आप लोग ठीक ना। अब इसमें जो अंदर में जो तार गया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तभी इसमें जो है करंट जाता है। तभी इसमें क्या होता है? करंट जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है? मतलब अपनी स्थिति को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। यानी कि बार बार गमन, एक जगह दूसरा जगह जा रहा है, तो उसमें करंट उत्पन्न हो रहा है। वही होता है धातु के साथ। धातु कहने का मतलब कि जिसमें करंट पास होगा, तो करंट पास कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह गमन करेगा। यहाँ पे देखिए है कि इसलिए यह एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा सकते हैं। ठीक ना। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए जो है एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकता है। इसी कारण धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होते हैं, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक ना, समझ गए। जबकि अधातुओं का विद्युत का कुचालक होने का कारण यह है कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो बेचारा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। अब जब जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा ही, तो वो गमन नहीं करेगा। जब गमन नहीं करेगा तो उसमें जो है विद्युत यानी कि करंट उत्पन्न नहीं होगा। करंट जिसमें उत्पन्न नहीं होता है वो क्या होता है? जैसे इसमें बताइए, करंट उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो जिसमें करंट उत्पन्न नहीं होता है वो क्या होते हैं? अति कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, इनके इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरा स्थान तक नहीं जा सकते। यही कारण है कि धातु जो है विद्युत का कुचालक होते हैं। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन का जो है आंसर एकदम अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा कि धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का क्या करना? उल्लेख, यानी कि धातु के 3 गुणों को हमको बताना है। ठीक ना। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि धातुओं के 3 गुण निम्न हैं। कौन कौन सा? मतलब गुण, यानी कि उसमें क्या क्या मतलब अच्छे चीज़ पाए जाते हैं। ठीक ना। इस पहला देखिए कि धातुओं प्रायः विद्युत का सुचालक होते हैं। धातुएं जो होते हैं ज़्यादातर, मतलब कोई अपवाद में जिस रहता है जिसमें करंट नहीं भी आता है। ठीक ना। तो धातुएं जो प्रायः होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि जो धातु आप लोग जानते हैं धातु है, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अंतिम बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 रहेगा और वो जो है गमन करते रहेगा इलेक्ट्रॉन। और जब गमन करेगा तो करंट तो उत्पन्न होगा ही। इसलिए जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। दूसरा, इसे पीटने पर फैलता है। जैसे धातु जो रहता है उसको पीटने पर क्या होता है? फैलता है। जैसे लोहा, देखिए लोहा धातु है। अब लोहा क्या होगा? देखिए जब उसको पीटिएगा तो क्या होगा? फैलेगा। पीटिएगा तो क्या होगा? फैलेगा। तीसरा है कि धातुओं का घनत्व उच्च होता है, और जो धातु होता है उसका घनत्व उच्च होता है। जैसे लोहा ही आप लोग ले लीजिए। घनत्व कहने का मतलब समझे आप? जैसे आपको देखिए एग्जाम्पल के साथ एक समझाते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पे हम एक कागज़ ले लेते हैं आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे समझाते हैं आप लोग के लिए। चलिए देखिए, ये एक कागज़ है, इसका घनत्व जो है बताइए अभी देखिए कम है। कैसे कम है? अब भी आप लोग समझिएगा। ये देखिए कागज़ हो गया। अब इसको मोड़ दिए, ठीक ना, 2 दोहरा कर दिए तो थोड़ा सा घनत्व इसका ज़्यादा हो गया, है ना। और थोड़ा सा मोड़ दिए तो इसका घनत्व थोड़ा और ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा मोड़ दिए तो और ज़्यादा हो गया, और मोड़ दिए, यानी कि पूरा मोड़ के अथी कर दिए तो अब ज़्यादा और इसका घनत्व ज़्यादा होगा। अब इसको मशीन में ले जाके और अगर इसको छपवाएंगे तो इसका घनत्व जो है और ज़्यादा होगा। एक कहने का मतलब आप समझे कि जो पूरा एकदम सटा सटा रहे, जो पूरा एकदम सटा सटा रहे, उसका घनत्व उच्च होता है। तो आप लोग बताइए लोहा जो है कितना सटा सटा रहता है? अगर इतना वो भी लोहा है तो आधा केजी हो जाता है, और रुआ अगर लेंगे इतना वो तो आधा केजी होगा नहीं। तो रुआ का घनत्व बहुत ही कम होता है, लेकिन धातु जो होता है यानी कि लोहा जो है उसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे घनत्व क्या होता है। जो भी जितना चीज़ गाढ़ा चीज़ रहता है ना, उसका घनत्व जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन। अधातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। अब अधातु के बारे में हमको बताना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि अधातुओं के 3 गुण निम्न हैं। पहला, अधातुएं विद्युत का कुचालक होते हैं। हाँ। दूसरा, अधातुओं को पीटने पर चूर चूर हो जाता है। अधातु अगर देखिए अधातु है, इसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा कि नहीं, है ना। ये टूट जाएगा। इसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर तीसरा, धातुओं का घनत्व निम्न होता है। और अधातु जैसे यह धातु है ये ज़्यादा मतलब मजबूत तो थोड़ा ना होता है। अगर इसी के समान एक रॉड लेके चल हैं और ये पेन रहे तो दोनों में से कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा? ज़्यादा मतलब भार किस में रहेगा?
तो लोहा वाला में रहेगा, ठीक ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि धातुओं का जो घनत्व होता है निम्न होता है, यानी कम होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित कर देता है, ठीक ना, किंतु तांबा जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर पाता, क्यों? देखिए इसका हम लोग रीजन जानते हैं, ठीक ना। देखिए ये हो गया क्या, जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, देखिए फिर हो गया यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि इसका कारण जो है, ठीक ना, इसका कारण यह है कि जस्ता कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। जस्ता जो है कॉपर से, ये देखिए हो गया जस्ता हो गया, ठीक ना, और ये हो गया कॉपर। तो जस्ता और कॉपर से जब मतलब अभिक्रिया करवाएगा ना तो क्या बनाता है, जस्ता बना देता है, ठीक ना। लेकिन जब कॉपर और जस्ता से अभिक्रिया कराया जाता है तो नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए बन गया, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए जस्ता बना, यहाँ पे क्या बना, जस्ता। तो वही ना देखिए बोल रहा था यहाँ पे क्वेश्चन कि जस्ता कॉपर, देखिए ये हो गया जस्ता, ये हो गया कॉपर, है ना। देखिए फिर जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित कर देता है। तांबा को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, किंतु तांबा जिंक सल्फेट के विलयन से, देखिए यहाँ पे तांबा को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पे तांबा को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे बोल रहा है, उसके बाद देखिए बोल रहा है, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जब कॉपर और जस्ता को जब किया गया, अभिक्रिया करवाया गया, तो यहाँ पे देखिए कॉपर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जस्ता आ गया। जस्ट इसके उल्टा में देखिए, यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा में देखिए, यहाँ पे देखिए जस्ता था तो यहाँ पे भी जस्ता आया, यानी यहाँ पर वाला जो चीज़ होता है यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें तो आया, लेकिन देखिए इसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए इसका कारण है कि, इसका कारण यह है कि कॉपर जो है, यानी कि ये इसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर जो है जस्ता से, ये जस्ता है, जस्ता से कम अभिक्रियाशील है, इसी कारण जो है यहाँ पे वो नहीं आ सका, ठीक ना। आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। द्विधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दे, यानी द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है ये बताना और उसके 2 उदाहरण भी हमको देने। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वे ऑक्साइड जो अम्लीय भी होता है और भास्मिक भी होता है ना, यानी दोनों गुण जो है प्रदर्शित करता है, उसे ही द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखिए एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ, आप लोगों को खोपड़ी में एकदम बैठ जाना चाहिए कि वे मतलब धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करता है द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों जो है कभी अम्ल भी दर्शाता है, कभी भास्मिक भी दर्शाता है, ये भी अम्ल दर्शाता है, ये भी भास्मिक दर्शाता है। बस हो गया, इसी को तो हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, है ना। ठीक, बहुत ही आसान था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं धातु में अंतर स्पष्ट है। यानी पहले हमको देखिए भौतिक गुण पर बताना हमको, धातु और धातु में अंतर, और फिर दूसरा रासायनिक गुण में बताना धातु और धातु का अंतर, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों देखते हैं। चलिए देखिए भौतिक गुण पे देखिए यहाँ पे है ना, भौतिक गुण आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक साइड धातु लिखिएगा, एक साइड अधातु लिखिएगा। मतलब जिस तरह से मेरा लिखा हुआ ना कॉपी में, उसी तरह से आप लोग एकदम छाप दीजिएगा। चलिए देखिए धातु प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। हम लोग तो जानते हैं धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक कहने का मतलब करंट पास होता है। अधातुएं जो प्रायः होता है विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु जो होता है एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे एल्यूमिनियम देखिए धातु है, उसमें क्या चमक होता है कि नहीं। अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती। बताइए इस पर टॉर्च मारेंगे तो ये चमकेगा, या धातु है ना। अभी पेन ही मेरे पास है तो पेन का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। देखिए फिर हो जाएगा, धातु को पीटने पर फैलता है ना। लोहा को जब पीटेंगे, तांबा को जब पीटेंगे, सोना को जब पीटेंगे तो क्या होता है, वो फैलता है ना। एल्यूमिनियम को जब पीटेंगे तो क्या होता है, वो फैलता है। लेकिन अधातु को पीटते हैं तो चूर चूर हो जाता है। धातु को पीटते हैं तो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। जिस तरह से देखिए आप लोग, ये क्या है, अधातु है। ये शॉर्पनर जो है क्या है, अधातु है। अब इसमें देखिए जो लगा हुआ है, ये जो लोहा का कटिंग है, ये देखिए चमक रहा है ना। ये देखिए चमक रहा है तो क्या है, ये देखिए धातु हो गया। ये भी, इसका नट भी धातु हो गया। लेकिन ये सभी जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है प्लास्टिक का, ये हो गया धातु। जब इसको मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चूर चूर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो लोहा है, इसको क्या मारेंगे तो चूर चूर होगा नहीं, ये फैल जाएगा या तो टूट जाएगा, लेकिन चूर चूर नहीं होगा। अब देखिए अगला है चौथा, धातु साधारण ताप पर प्रायः ठोस होती है। धातु जो है साधारण ताप पर, यानी थोड़ा सा अगर गर्म करेंगे ना तो ठोस ही रहेगा। ये नहीं कि पिघल जाएगा तुरंत, नहीं। जैसे मान लो चलिए लोहा को ही गर्म करते हैं, या तो सोना चांदी ये सभी को ही गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा मतलब थोड़ा ना मतलब गल जाता है। ये थोड़ा सा मतलब 100 डिग्री दिए तो क्या वो पिघल जाएगा, नहीं। लोहा जो होता है बहुत उच्च ताप पे पिघलता है।
परंतु अधातु जो होता है साधारण ताप पे ठोस या गैस बन जाती है। अब देखिए इसको क्या करेंगे इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर थोड़ा सा भी मतलब आग में अगर डाल दें तो ये तुरंत पिघल जाएगा, यानी कि ठोस या तो गैस हो जाएगी। अब देखिए पांचवा हो जाएगा कि धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। धातुएं जो आघात वर्धनीय यानी कि मार सकते हैं इसको, ठीक ना, तथा तन्य होती है और मजबूत होती है। लेकिन अधातुएं जो आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती, ये देखिए कमजोर होते हैं और इससे जो है मारपीट उतना नहीं कर सकते, और इस पर अगर मार भी दिए तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन धातु जो है वो टूटेगा नहीं। चलिए हम लोग देखिए इसको देख लिया भौतिक गुण के आधार पर, है ना, भौतिक गुणों के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक गुणों के आधार पर। देखिए आप लोग के लिए कितना अच्छे से लिख के लाए एक एक करके कॉपी में। तो आप लोग जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो में को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा कैमरा अच्छा कर लेते हैं। वीडियो को जो लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को देखिए समझाते भी जा रहे हैं। रासायनिक गुण देखिए, यहाँ धातु लिखिएगा, धातु लिखिएगा। इसमें देखिए रासायनिक गुण में पहला कि धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं। धातुओं को जो परमाणु होता है वो धनायन होते हैं, और अधातु के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, है ना। फिर धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। जो धातु होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, तो भास्मिक होता है यानी भस्म होता है, ठीक ना। और इसका देखिए क्या होता है, ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ठीक ना। इसका देखिए तीसरा होता है धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है। धातु जो है हाइड्रोजन के साथ मेल नहीं करती है, संयोग नहीं करती है, लेकिन अधातु जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करती है, मतलब हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, ठीक ना। फिर देखिए इसका पाँचवा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कि धातुएं अवकारक होती है और अधातु जो है ऑक्सीकारक होती है। ये सभी जो है आप लोग को याद रखना, ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में या लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जो है बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री में पूछा जाता है। पूछ देगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर बताएं, तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा बात, इसलिए आप जो है आपको ये सभी याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है, ठीक ना, किस प्रकार किया जाता है हम लोग ये जानने के। चलिए देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि इस विधि द्वारा तांबा, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम आदि धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है ना। इस जो विधि है, कौन सा विधि है, वैद्युत अपघटन, है ना। वैद्युत अपघटन के विधि द्वारा जो हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तांबा को प्राप्त कर सकते हैं, जिंक, टिन हो गया, निकेल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी को जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध रूप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई और चीज़ का मिश्रण नहीं रहेगा। किस तरह से देखिए करते हैं प्राप्त, ये देखिए इसमें अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी करंट प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाता है, और विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होती है जितनी होती है, ठीक ना। विलेय अपद्रव विलयन में चले जाते हैं, जबकि अविलेय जो है अपद्रव एनोड के नीचे पेंदी में एकत्र हो जाते हैं, और जब एकत्र हो गया तो वही जो हो गया शुद्ध हो गया, और बाकी जो मतलब चला गया वो का हो गया, उसको अपद्रव्य जो है यानी कि खराब पदार्थ को क्या कर देता है, बाहर निकाल के हटा देता है, ठीक ना। ये था देखिए 9वां का उत्तर। अब चलिए हम लोग 10वां देखते हैं, क्योंकि स्पीड जो है बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 18 मिनट अभी ही हो गया और 8 क्वेश्चन ही हम लोग जो है देख पाए, तो बढ़ाना पड़ेगा स्पीड। देखिए 9वां क्वेश्चन है, वैसे कि 3 धातुओं ऑक्साइड के नाम लिखे जो अम्लीय होता है, मतलब जो अम्लीय होता है, 3 ऑक्साइड के नाम बताना। जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है, जल के साथ जो ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है हमको ये भी बताना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसका 9वां का उत्तर। देखिए यहाँ पे है क्या, पहला देखिए 3 को हमको क्या बताना था, अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताना था, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया जिसको CO बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया NO, नाइट्रिक ऑक्साइड को भी NO बोलते हैं। ये तीनों जो है अम्लीय पदार्थ है ना। अब देखिए क्या कह रहा था कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड तो बनाती है, फिर ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। जल में जब घूम जाता है तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। जैसे जब ऑक्सीजन के साथ जब संयोग किया तो अम्लीय ऑक्साइड बनाया, और जब जल में जब घुला तो क्या बनाता है, सिर्फ अम्ल बनाता है। ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और ये सिर्फ अम्ल बनाता है जल के साथ घूर के। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ घूमा तो ये अम्लीय ऑक्साइड बना है, ठीक ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब जल से घूमा, जब जल से गया, जब संयोग हुआ
तो देखिए यहाँ पे क्या बनाया H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल, यानी कि क्या बनाया, अम्ल बनाया। क्या बनाया, अम्ल। जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, अम्ल बनता है। ये वाला बात जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो हम लोग 9वां नंबर का उत्तर भी देख चुके हैं। अब 10वां देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा करेंगे, यानी कि किस प्रकार जो करेंगे हम लोग सल्फाइड का, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले सांद्रण क्या होता है जो हम लोग जानते हैं। देखिए 10वां का उत्तर हो जाएगा कि अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण करता है। यानी कि जो अयस्क में जो विद्यमान अपद्रव्य यानी जो खराब पदार्थ होता है उसको ही दूर करना जो है अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब देखिए इसमें जो सल्फाइड है, मतलब सल्फाइड है, उसको हम कैसे मतलब सांद्रण के विधि द्वारा प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो इसका देखिए ये हो जाएगा कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम फेन प्लवन विधि द्वारा करेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं, ठीक ना। तब उसके बाद उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब अवलोडित करते हैं, मतलब खूब हिलाया जाता है। वायु और हम पानी डाला जाता है, फिर तेल डाल दिया जाता है, फिर और में मतलब हवा डाल के क्या किया जाता है, उसको खूब हिलोड़ा जाता है इस तरह से, है ना। विलेय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं, और जो विलेय जो अपद्रव्य है वो क्या होता है, जल में घुल जाते हैं। और अयस्क में हल्के कण फेन के साथ जल की, देखिए इधर है, जल की सतह, देखिए जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है। फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लेते हैं, और जो अयस्क जो होता है उसको छान के क्या कहते हैं, सुखा लेते हैं। बस इसी तरह से जो सल्फाइड अयस्क जो है हमको प्राप्त होता है। तो समझ गए। चलिए अब हम लोग अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि अयस्कों के निस्तापन एवं भर्जन से क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। मतलब दोनों को बताना है क्या समझते हैं और इनमें अंतर भी हमको बताना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका देखिए हो जाएगा उत्तर कि अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। वायु की देखिए अनुपस्थिति में, यानी जहाँ पे हवा नहीं हो, है ना, कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। और जो है गर्म करके जो है कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो है निस्तापन कहलाती है। जबकि सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में, वायु को मतलब जहाँ पे उपस्थित वायु रहेगा वहीं पे जब कार्य करेंगे हम लोग, ठीक ना, तो उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है भर्जन कराती है। यानी कि अगर अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अगर हम लोग जो है परिवर्तित कर रहे हैं अगर ऑक्साइड को, तो क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। और जब वायु की उपस्थिति में जब हम लोग ऑक्साइड को परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन भी बनता है और सब्जेक्टिव तो इससे बनता ही बनता है, प्रत्येक बार पूछा जाता है। आप लोग नहीं तो क्वेश्चन बैंक उठा के जरूर देख लीजिएगा। निस्तापन और भर्जन में अंतर अधिकतर बार पूछा है, तो आप लोग जो है इसको देखिए याद रखिएगा, ठीक ना। निस्तापन और भर्जन में जो है इसको अंतर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए इसको, यहीं पे जो था वही बात यहाँ पे है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कारण बताए, यानी कि 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसमें चारों का हमको कारण बताना। पहला देखिए, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है, क्यों। सोना और जो चांदी है उसको आभूषण यानी कि जेवर में उपयोग किया जाता है, क्यों। इसका चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि सोना एवं चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं, है ना। सोना और चांदी क्या उत्कृष्ट धातुएं, आघातवर्धक तथा तन्य होते हैं। आघातवर्धक यानी इसको पे जब चोट मारेंगे ये इस पर, यानी कि हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी धंसता उठता नहीं है। और तन्य होती है और मतलब मजबूत होती है। ये लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये जो है लंबे समय तक यानी बहुत सालों तक जो है न किसी से मतलब न वायु में खुला छोड़ दीजिए या जल में डाल दीजिए या अम्लीय या क्षारीय कहीं पे भी रख दीजिए इसको, ये प्रभावित नहीं होता। बट लोहा जो होता है हवा से तुरंत प्रभावित हो जाता है। हवा, जल ये सभी देखते हैं तुरंत जंग लग जाता है, लेकिन सोना चांदी में होता है नहीं। इसलिए जो है सोना चांदी का आभूषण बनाया था। यह ऑक्सीजन से इसकी बंधता काफ़ी कम होती है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। ये लंबे समय तक अपनी चमक बनाए रखती है। इन्हीं कारणों के कारण सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। ये आप लोग समझ गए, इसको देखिए अच्छे से समझ आइएगा आप लोग, ठीक ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा वाला देखिए क्या बोल रहा था। दूसरा वाला देखिए बोल रहा है कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, यानी सोडियम जो धातु है उसको केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा
कि सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इतनी तीव्र रूप से होती है, मतलब जैसे ही उसको निकालेंगे ना, अगर केरोसिन तेल में अगर नहीं डूबा रहा और उसको अगर निकाल लिए तो तुरंत वो जल उठता है, मतलब फट जाता है। अगर उसको गलती से पानी में अगर डाल दिए सोडियम को तो ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे बम फटता है ना उस तरह से होता है। तो इतनी तीव्र रूप से होती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती है। इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, जिसके कारण अचानक कोई दुर्घटना ना हो। ठीक ना। अब देखिए इसका देखिए तीसरा है। तीसरा थोड़ा सा अब हम लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है ना वो 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट का हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम के अति क्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। यानी अति क्रियाशील है फिर भी इसको जो है घरेलू बर्तन में ही क्यों उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग का जो घर में जो बर्तन रहता है वो क्या चीज़ का रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है। तो क्यों किया जाता है ये हमको जानना है। क्योंकि वो अति क्रियाशील है, वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। बताइए उसको देखिए पानी में कितना भी धो देते हैं तो क्या उसमें जंग लगता है। लेकिन लोहा को आप लोग जैसे घर वगैरह में घर बनने के लिए आता होगा, या तो घर वगैरह ये सभी छत पे देखिए जब लोहा निकला हुआ रहेगा ऊपर में तो देखिएगा उस पर जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि वो वायु और जल से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण उस पर जंग लग जाता है। देखिए इसका देख लेते हैं एल्यूमिनियम वाला हम लोग कि एल्यूमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ती धातु, शक्तिशाली भी है और सस्ती भी है। यह ताप एवं ऊष्मा का चालक है, लेकिन ये अति अभिक्रियाशील है, इनमें जंग नहीं लगती है। इन्हीं कारणों के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए हो गया तीसरा। अब हम लोग इसमें एक और है ना चौथा। देखिए चौथा क्या है कि मलिन पड़े तांबा के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि तांबे के बर्तनों की सतह पर एक हरे रंग की परत बढ़े। तांबा का जब बर्तन होता होगा, अब तो नहीं रहता, पहले था, हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट होती है। जो हरे रंग का जो परत जो बैठ जाता है वो क्या होता है, कॉपर। पूछा जाता है कि तांबे के बर्तनों पे जो हरा रंग होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 4 को, तो आप लोग याद रखिएगा कि कॉपर कार्बोनेट रहता है। क्या रहता है, कॉपर कार्बोनेट होती है जो भास्मिक होती है, तथा नींबू या इमली के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो नींबू या इमली जो होता है उसमें कौन सा, ये भी पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल। और इमली में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो अम्लीय होता है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके उदासीन बना देता है। और जब जो मतलब क्या हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, ठीक ना, और इधर से अगर इमली रगड़ेंगे तो ये दोनों जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, दोनों जो है क्या बना देगा, और दोनों ये देखिए भास्मिक हो गया, कॉपर कार्बोनेट जो है भास्मिक हो गया, और ये क्या हो गया, अम्ल। इधर से जब नींबू रगड़ेंगे तो ये हो जाएगा अम्ल। और भास्मिक और अम्ल को जब रगड़ते हैं, यानी कि जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनाता है, उदासीन बना देता है। उदासीन कहने का मतलब उसका हरा रंग गायब हो जाएगा, यानी कि जिससे तांबे का हरापन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए 12 में जो 4 क्वेश्चन था, चारों का हम लोग उत्तर देख चुके हैं। अब 13 नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन की उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और यह बताए कि ये गैसें अभी क्रियाशील क्यों होती है। उत्कृष्ट गैसें यानी कि जो अंतिम में जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप देखे होंगे आवर्त सारणी वाला एक इस तरह का, उसमें जो अंतिम वाला जो रहता है उसका जो हम लोग को क्या बोलते हैं, उसका उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। जो 18 नंबर पे होता है 18वां आवर्त, ठीक ना, 18वां वर्ग, आवर्त नहीं वर्ग, 18वां जो वर्ग होता है उसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, या तो नोबेल गैस भी बोलते हैं। आपको हम दिखाते हैं। चलिए देखिए ये देखिए होता है, इसी को जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो अंतिम में आप लोग वर्ग 18 में देखिएगा साइड में इधर लिखा हुआ रहेगा अंतिम में सबसे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 18वां वर्ग, ये देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसी को हम लोग जो है उत्कृष्ट गैस, ये सभी के सभी गैस है, ये सभी के सभी क्या गैस है। इसी को नोबेल गैस भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, नोबेल गैस। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन है, उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन है। ये 6 में से कोई भी दे देगा आपको ऑप्शन में, और फिर 3 को जो रहेगा इसमें से रहेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको जो आप लोग याद रखिएगा। तो जो मतलब उत्कृष्ट गैस है उसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना है ना, क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करने के लिए पहले परमाणु संख्या लिखेंगे। तो परमाणु संख्या इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 होता है। अब देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखिए हो जाएगा 2 8, इसमें हो जाएगा देखिए 2 8 8, 36 में हो जाएगा 2 8 18 8, 54 में हो जाएगा 2 8 18 18 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 है। फिर 86 में हो जाएगा 2 8 18 32 18 8, ये हो जाएगा। देखिए आपको नहीं दिख रहा ना, सॉरी देखिए ये हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से जो आपको कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए है
कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के सेल मतलब कक्षा इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए होते हैं। मतलब अंतिम जो है सब कक्षा जो होता है भरा हुआ होता है। इसी कारण ये दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब जब इसमें खुद पूरा भरा हुआ है, अंतिम में देख सकते हैं 8 8 8 8 8 8 2, जब पूरा ये खुद भरा हुआ है तो दूसरा से काहे ला भीख मांगेगा? जब इसके पास पूरा आपूर्ति है ये है तो ये दूसरा से मांगेगा नहीं? मांगेगा। इसलिए जो है ये गैसें जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करती, यानी उत्कृष्ट गैसें जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करते। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के अष्टक पूर्ण होने के कारण ये अस्थायी होते हैं। इनका देखिए अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो इसका पूरा अष्टक जो है पूर्ण है ही, तो ये किसी और से भी ऊक नहीं मांगता। इसलिए उत्कृष्ट गैसें जो है अभिक्रियाशील नहीं होते, अभिक्रियाशील नहीं होते, यानी किसी से ये अभिक्रिया नहीं करता। चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। ठीक ना, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, हमको इसका जवाब देना है। तो देखिए, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, ठीक ना, रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन कहलाता है। देखिए यहाँ पे रासायनिक बंधन कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है। पहला है वैद्युत संयोजन बंधन और दूसरा सहसंयोजन बंधन। ठीक ना, 14 का इतना ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। जो पूछेगा क्वेश्चन वही जवाब देंगे हम। अब देखिए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है और यह कैसे बनता है, हमको ये भी बताना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, मतलब ये वाला हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब परमाणु जो है, एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उस टाइप जो है जो स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एक से दूसरे में गया, उसके फलस्वरूप जो है वो रासायनिक बंधन जो है क्या होता है, बने रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे अब देखिए इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा है ना, इसको देखिए 2 2 4 2 6 1 7 ये खुद है, अब एक ये ले लिया तो क्या हो गया, इसके पास पूर्ण बन गया, इसके पास क्या बन गया, पूरा बन गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो क्या बनता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। अच्छा, एक हो या तो एक से अधिक हो, तो इसमें देखिए बोल रहा है कि एक या एक से अधिक, तो एक अगर हो रहा है तो क्या वो बनेगा, वैद्युत संयोजक। तो ये क्या बताइए, ये वैद्युत संयोजक कहलाएगा। इसमें देखिए 2 हो रहा है, सॉरी इसमें भी एक ही हो रहा है। चलिए हम देखते हैं 2 वाला जब आएगा तो यहाँ पे बता देंगे हम। यह बंधन तब बनता है जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जब दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। जैसे इसको देखिए हाइड्रोजन इससे ले लिया और ये इससे ले लिया, यानी दोनों में आपस में बांट लिया, है ना। चलिए समझेंगे भी हम लोग, उसको भी समझेंगे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है फिगर, तो हम लोग जब समझेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, बताएंगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15 नंबर तो हम लोग देख चुके हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कि सहसंयोजन बंधन से क्या समझते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो चलिए देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि जब 2 परमाणु आपस में, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूरा करते हैं, अष्टक पूरा करते मतलब आपस में साझा करके, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे देखिए ये जो देखिए बना हुआ ये क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। क्योंकि देखो दोनों देखिए आपस में साझा किया, साझा कहने का मतलब देखिए ये इसको दे दिया और ये जो है इसको दे दिया, यानी आपस में साझा करके अपना अष्टक को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। जैसे हाइड्रोजन अंतिम शुरू में जो कक्षा होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, फिर 8 रहना चाहिए, फिर 18 रहना चाहिए, इस तरह से। तो देखिए इसमें 7 था पहले से, ये एक बेचारा ले लिया था 8 हो गया, ये इसको थोड़ा ले लिया था, कितना हो गया, 2 हो गया। तो शुरू में 2 भी हो गया तो इसका अष्टक हाइड्रोजन का पूरा हो गया, आई क्लोरीन का 8 को हो गया। तो दोनों आपस में साझा करके क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो जब साझा करके जब प्राप्त करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजन बंधन कहलाता है। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन अणु यानी H2 का बनना, देखिए इसका देखते हैं हम लोग किस तरह से बनता है। देखिए हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या इसका 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए इसको देखिए बनना देखते हैं, देखिए यहाँ पे H है, देखिए यहाँ पे देखिए ये H है, ये H है। अब इसमें देखिए कितना अंतिम कक्षा में कितना मतलब इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमको चाहिए शुरू में, तब ना अपने स्टॉक को पूरा करेगा। जैसे ये देखिए 2 होता है इसमें, फिर इसके बाद 8 होता है, फिर 18 होता है, इस तरह से होता है। तो शुरू में देखिए 2, ये 2 पूरा कर ले या तो 8 पूरा कर ले, तो 2 पूरा करेगा। ये देखिए किस तरह से, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा कि ये जो H है ना, इसका वाला मांग लेगा, बोलेगा ये भाई दे देना, भी
दे देना, अभी बाद में थोड़ा दे दो। तो ई जो क्या करेगा, ई इससे मांग लिया, ई जो है इससे मांग लिया, ई अपना देखिए 2 गो बना ली है ना। अब बोला अरे तो खाली तू ही लेमी, हमरो तो देमी। तो क्या करेगा, अब ई जो है एक से मांग लेगा, यानी कि ई जो है इससे मांग लिया, तो दोनों का हो गया। ये भी देखिए 2 गो हो गया और ये भी 2 गो हो गया, तो H2 बन गया। इस तरह से देखिए साझा करके जो है अपना स्टक को पूरा जो करता है, तो इसी को जो हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखिए इसमें जो है ना 17 नंबर क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए है कि HCl, CCl4, CH4O2 और Cl2, इसका देखिए हम लोग सहसंयोजक बंधन बनते हम लोग देखते हैं। देखिए सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया वर्णन करें, ठीक ना। चलिए देखिए, तो HCl, पहला HCl है, तो HCl में देखिए H क्या है, हाइड्रोजन है, Cl क्या है, क्लोरीन है, ठीक ना। अब इस वक्त का परमाणु संख्या 1 होता है और क्लोरीन का 17 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और क्लोरीन का जो है शुरू में हो जाएगा 2 और फिर 8 और फिर अंतिम कक्षा में हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए आप थोड़ा सा समझाने का कम कर दिए, क्यों, क्योंकि देखिए अभी ही 35 मिनट मतलब 36 मिनट हो गया और हम लोग अभी 17 नंबर क्वेश्चन तक ही पहुँचे। इसका मतलब 30 करते करते जो है यानी 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा समझाना कम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आप इसको खींच दें। खींचने का कहने का मतलब कि थोड़ा सा मतलब कम समय में ही जल्दी से निकाल दें, यानी 1 घंटा भी पूरा ना होने दें, हम पढ़ते जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक वो समझा देते हैं, बाकी आप लोग सब समझ जाइएगा। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन में कितना रहा, 1 रहा। इसका अंतिम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कितना, 7 है ना, कितना 7। तो यहाँ पे क्लोरीन के बगल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन रख दी। तो अब बताइए ये अपना स्टक को कैसे पूरा करेगा, यानी 8 गो आना चाहिए, 8 गो आना चाहिए तभी ना स्टक पूरा होगा। तो 8 गो कैसे आएगा, जब इससे ही ले लेगा, है ना, इससे ही ले लेगा, तो इसका 8 गो पूरी हो गया, ये अपना स्टक पूरा कर लिया। अब ये भी तो स्टक अपना पूरा करेगा, काहे के लिए, देखिए इसके पास 1 ही गो है, इसके पास 2 गो होना चाहिए। तो बताइए ये एकरा से मांग लेगा, तो इसी अपन आपस में दोनों साझा करके क्या कर लिया कि स्टक को पूरा कर लिया, ठीक ना। ये हो गया HCl का। अब देखिए दूसरा CCl4, यानी कि C एगो है और Cl4 यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन कितना 4 गो है। तो यहाँ पे देखिए जो C है यानी कार्बन जो है इसको बीच में रख दिए, Cl 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 यहाँ पे। तो हम लोग तो देख लिए क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 गो होते हैं ना, यानी कि अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें जो है 4 रहेगा। कार्बन में कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो कार्बन देखिए यहाँ पे लिखे, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये है कि ये क्या कटकुट नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हम दे दिए। अब इसका देखिए 7 देखिए सबका दे दिए। तो अब क्या करेगा ना कि इसको 1 की ज़रूरत है ना, 1 का ज़रूरत है, इसको भी 1 का ज़रूरत है, इसका भी 1 का ज़रूरत है, इसका भी। तो क्या करेगा कि ये देखिए कटकुट यानी इलेक्ट्रॉन, ई इसका एगो ले लिया, इसका एगो ले लिया, ई इसका एगो ले लिया, ई इसका ले लिया, मतलब एक को लेके अपना स्टक को पूरा कर लिया क्लोरीन, है ना। अब बारी रहा कार्बन का ना रहा, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 गो और चाहिए तब ना ये 8 अपना बना पाएगा। तो क्या करेगा कि सबसे एक को ले लेगा, यानी जो बड़का गोला जो देख रहे हैं ना, ये एगो कार्बन जो एरा से ले लिया, एगो एरा से ले लिया, एगो एरा से ले लिया, ये एगो एरा से ले लिया, तो ये ई भी 8 हो गया। तो दोनों जो है आपस में साझा करके क्या कर लिया, अपना स्टक को पूरा कर लिया। तो ये दूसरा देखिए। अब जो है देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, CH4 है ना, CH4 तत्व परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए तो C हो गया यानी कार्बन हो गया, H हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो 4 गो है, हाइड्रोजन जो कितना 4 गो है। तो देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4 गो इधर लिख दिया, कार्बन जो है बीच में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इसी तरह से लिखेंगे तभी पूरा होगा ये, और आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का, क्योंकि अंतिम कक्षा में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 रख दिए। और इसका 1 है, हाइड्रोजन का कितना रहता था, 1। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1। तो अभी तो इसको पूरा करने के लिए, इस हाइड्रोजन को अपना स्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 तो इसके पास है बेचारा, 1 तो किसी से मांगेगा, तो मांगेगा किसी से, कार्बन से ही ना। तो ई इसका वाला 1 ले लिया तो ये अपना स्टक पूरा कर लिया, ई इससे 1 ले लेगा तो ये अपना स्टक पूरा कर लेगा, ई इससे ले लिया अपना, यानी आपस में चारों 1 ले लिया। अब कार्बन है, बोला भाई तो हो गया काम, अब हमार तो ई क्या करेगा, सभे से 1 गो ले लेगा, तो ये भी 8 गो हो जाएगा। तो इसका भी स्टक हो गया क्या, पूरा। अब देखिए है यहाँ पे O2 है, यानी ऑक्सीजन का है। तो देखिए O का परमाणु संख्या हो जाता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला में कक्षा में 2, तो दूसरा कक्षा में हो जाएगा 6। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए अंतिम कक्षा में 6 बचा, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तो क्या करेगा 2 इससे ले लेगा तो ये 8 हो गया, और 2 इससे ले लेगा तो ये 8 हो गया, यानी कि अपना स्टक को ही क्या कर ले रहा है, पूरा कर ले रहा है। अब चलिए देखते हैं पाँचवा देखिए क्या है, Cl2 है। तो यानी 2 गो क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम में 7 रहता है। तो देखिए 7 इधर हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन इधर और 7 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 1 इससे ले लेगा तो हो जाएगा 8, और 1 जो है
ये इससे ले लगा हो जाएगा 8, यानी कि अपना स्टॉक को पूरा, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, स्टॉक को पूरा कर लिया। तो ये देखिए हम लोग जो है 17 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे कि आयनिक और संयोजक यौगिकों की भिन्नताओं का वर्णन करें, ठीक ना, आयनिक और संयोजक। तो इसका जो है आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसको जो है 18 का देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं अच्छे से। देखिए 18 का जो है यहाँ तक आप लोग उत्तर इसका लिख लीजिएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, यानी जो वैद्युत संयोजक है उसका जो प्रमुख जो विशेषता, यानी क्या क्या विशेषता है, अच्छे अच्छे विशेषता हैं उसके बारे में हमको बताना। तो इसका 19 का देखिए उत्तर हो जाएगा, ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। जो यौगिक जो होते हैं, मतलब वैद्युत जो संयोजक यौगिक होते हैं वो धन और ऋण दोनों के मिल के बने होते हैं, यानी दोनों आयनों के से बने होते हैं। और दूसरा जगह इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जो ये मतलब वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और द्रवित मतलब कहने का मतलब द्रव्य के रूप में या जलीय विलयन के अवस्था में क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होते हैं, मतलब इससे करंट पास होता है, ठीक है। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन था। अब 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजक यौगिकों की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सहसंयोजक यौगिकों की मुख्य विशेषताएं देखिए ये है, जो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम जो हो गया ज़्यादा हो गया, थोड़ा स्पीड करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा खींच देते हैं, ठीक ना। तो 20वां का देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग इसका जो है उत्तर लिख लीजिएगा। आपको आप खुद समझ जाइएगा, क्योंकि पहले ही इसको इसके ये सब के बारे में हम बता चुके हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अब आगे हम दो लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि परमाणु संख्या दिया हुआ हमको 6 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 8 दिया हुआ वाले तत्वों की संयोजकता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों। मतलब कि इसका क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताना और संयोजकता। संयोजकता देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया उसको 8 में से घटा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी आया, मान के चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान के चलिए 4 आया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सॉरी मान के चलिए देखिए 5 आया, कितना आया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 आया। तब हमको संयोजकता प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे तो संयोजकता आ गया 3। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से संयोजकता को घटा देते हैं, मतलब 8 को घटा देते हैं तो हमको संयोजकता प्राप्त हो जाता है। तो वही हमको क्या निकालना, 6, 7, 8 का जो है संयोजकता भी निकालना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या 6 में क्या है, कार्बन है, 7 में क्या है, सॉरी अच्छे से दिखा देते हैं, अब जल्दी में ना क्या हो रहा है कि अच्छे से हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं कैमरा पे। 6 में देखिए हो गया कार्बन, 7 में हो गया नाइट्रोजन, 8 में हो गया ऑक्सीजन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है, इसका हो जाएगा कार्बन का हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि शुरू कक्षा में जो है देखिए आप लोग को बताते हैं, शुरू में देखिए ये देखिए क्या है, शुरू कक्षा में हो जाएगा 2 और अंतिम में तो 6 ही रहेगा ना, सॉरी देखिए कार्बन है यानी कि 4 रहेगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 6 होता है। तो शुरू में 2 हो गया तो दूसरा में 4, 2, 6 होगा ना, तो यानी इसमें 4 जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु संख्या, तो देखिए शुरू में हो जाएगा 2 तो दूसरा में बचेगा 5 हो गया, फिर ऑक्सीजन में 6 बचेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतिम कक्षा में जो रहता है इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब संयोजकता तो हम बताए थे कि कैसे निकालते हैं, 8 में से घटा के निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो देखिए ये इसका अंतिम में क्या है, 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो ये सभी को 8 में से घटा के निकालेंगे, यानी 8 में से 4 को घटाएंगे 4 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 8 में से 5 को घटाएंगे तो 1 नहीं, यहाँ पे 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, ठीक ना। 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे जब 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं। जब संयोजकता आपको पूछ दे तो आप लोग एग्जाम में छोड़िएगा नहीं। चलिए अब देखिए इसके बाद है कि कोई भी तत्व अपना स्टॉक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया क्यों करता है, क्योंकि अपना स्टॉक को पूरा कर ले, अभी अपना स्टॉक को क्या कर ले, पूरा। जैसे देखिए ये जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इससे 2 को ले लेगा तो ये अपना स्टॉक को पूरा कर लेगा, और ये जो है इससे 2 को इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपना स्टॉक पूरा कर लेगा। यानी कि भाई भाई में लड़ाई क्यों होता है, देखते हैं आप लोग कि अपना हक के लिए, है ना, हक के लिए। इसी तरह से इसमें भी होता है, स्टॉक को पूरा करने के लिए क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना जल्दी में क्यों है, मतलब टाइम होने दीजिए, चाहे 1.5 घंटा का वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, दिक्कत हो जाएगा, फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। फिर ये जो मेहनत इतना देरी से कर रहे हैं, मतलब समझिए ना 50 मिनट से बैठे हुए हम यहाँ लगातार बिना पानी पिए चिल्लाते रहे, है ना, आपको समझाते रहे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो
क्या हो जाएगा, वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब इतना मेहनत करके जब वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत से लिखे हैं, आप लोग जान समझ नहीं सकते कि लिखने में ना कितना, देखिए अंगूठा जो है ना ये दब गया था, अंगूठा ये क्या होगा पूरा दब गया, बहुत दुखने लगा। क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना तो क्या होता है कि देखिए ये जो है दबा जाता है, अब दबा जाता है तो बहुत ही दर्द करता है। मालूम है कि ये कितना लिखे हैं इसको, तो दर्द कर, तो अब इतना मेहनत के बावजूद जब वीडियो नहीं अपलोड हो पाए यूट्यूब पे तो और कितना दर्द होगा समझिए आप। इसलिए जो है इसको वीडियो में थोड़ा सा 1 घंटा से कम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, 1 घंटा से कम में हो जाए ताकि वीडियो अपलोड हो सके। नहीं तो 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा तो उतना नेट हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता, जिसके कारण जो है हम वीडियो हो सकता है मतलब अपलोड ये नहीं कर पाए तो मेहनत सब बेकार चल जाएगा ना, इसीलिए जो है जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। चलिए अब 22 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए आपको दिखाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक नियम क्या है, एक आयनिक और एक संयोजक यौगिक का उदाहरण देते हुए इस नियम को समझा। अष्टक नियम, अष्टक नियम तो अभी हम लोग देखे ना। अष्टक नियम कहने का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके मतलब अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। देखिए इसमें देखिए हो जाएगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए तो अष्टक नियम कहते हैं। यानी कि बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना तो उसको क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं, यानी उसका अष्टक जो है पूरा हो गया है ना। जैसे सोडियम का देखिए हम लोग लेते हैं, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सोडियम का हो गया 11, मतलब सोडियम क्लोराइड का NaCl का लेते हैं, ये हो गया 11, ये हो गया 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 7 है। तो अंतिम कक्षा में कितना चाहिए हमको, अंतिम कक्षा में कितना चाहिए हमको, और चाहिए ना, ठीक ना, और इसमें भी 1 चाहिए। उसी तरह से देखिए क्या हो जाएगा कि इसको मैं अंतिम कक्षा में ये अपना 8 ही नहीं 2 भी हो जाए तो चलेगा। तो यहाँ पे 2 देखिए बना लेगा तो क्या करेगा कि ये अपना देखिए इससे 1 ले लिया, तो ये अपना देखिए बना लिया 2, और ही इसको दे दिया तो इसके अंतिम में देखिए 8 गो हो गया, यानी कि 7 गो ये था, 1 2 3 2 5 2 7, एगो ही दे दिया तो 8 गो हो गया, यानी अपना अष्टक को क्या कर लिया, ये पूरा कर लिया। उसी तरह से देखिए ऑक्सीजन का भी है, ऑक्सीजन का भी आप लोग देखिए समझ जाइएगा। अभी तो आप लोग को हम जो है दिखाए थे ना, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए है ना, समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक तत्व ए, देखिए अच्छे से समझिएगा, इसमें टाइम लगे तो लगे बट इसको समझा करेंगे। एक तत्व ए ऑक्सीजन में जलकर एक आयनिक यौगिक AO बनाता है, यानी ऑक्सीजन में जब जलता है A तो AO बनाता है। यदि यह तत्व क्लोरीन और गंधक के साथ संयोग करे तब किस प्रकार के यौगिक बनेंगे, यानी कि A जो है वो क्लोरीन के साथ भी और गंधक करने का मतलब सल्फर 16 जिसका परमाणु संख्या होता है, तो ये दोनों के साथ जब संयोग करेगा तो क्या बनेगा। जब ऑक्सीजन के साथ किया तो AO बनाया, तो क्लोरीन और गंधक के साथ करेगा अभिक्रिया तो क्या बनाएगा हमको पता करना, ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं उत्तर। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है ना, परमाणु संख्या 8 है और इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अतः इसे आयनिक यौगिक बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी। यानी कि इसका अष्टक को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अंतिम कक्षा में 6 है। देखिए अंतिम कक्षा में 6 है तो 2 गो चाहिए ना इसको, तो 2 गो इसको चाहिए, तभी ऑक्सीजन का यानी कि O का अष्टक पूर्ण होगा। अब ये तत्व A ऑक्सीजन में जलकर आयनिक यौगिक AO बनाता है। इससे यह पता चलता है कि तत्व A की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब ना ये इसके साथ जला, यानी अभिक्रिया किया। अभिक्रिया कहने का मतलब दोनों मिल जाना। अब A जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, जल गया, इसका मतलब है कि इसमें 2 गो जरूर होगा, 2 गो जरूर होगा तब ना ये देखिए अपना अष्टक पूरा कर लिया, यानी 8 गो हो गया। अब 8 गो हो गया एक मतलब है कि इसमें कितना होगा, 2 गो हो गया, समझे। यानी इसमें हमारा पता चल गया कि A में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, A में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो है तभी ना इसमें 2 दे दिया, तो ये अभिक्रिया कर लिया। अभिक्रिया कब करेगा, जब इसका पूरा अष्टक हो जाए। तो 6 गो था इसमें पहले से, ऑक्सीजन में तो 6 गो है और 2 गो इसके पास होगा तभी ना 8 गो हो गया होगा, समझे, यानी कि A में 2 गो है। अब चलिए हम लोग देखिए बहुत आसानी से देखिए हम लोग इसका आंसर देखिए निकाल लेंगे। जब तत्व A के साथ क्लोरीन संयोग करेगा, यानी क्लोरीन है ना, क्लोरीन संयोग करेगा तो क्लोरीन का अंतिम कक्षा में 7 है, तो देखिए क्या बनाएगा, जो देखिए तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 गो है ना, 2 गो है। अब क्लोरीन अगर 1 गो हम लेते तो इसमें तो 1 ही गो ना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, क्योंकि 7 गो तो इसमें है ही, अब एक गो चाहिए इसमें। तो जब और थोड़ा आते हैं पानी पी के। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन A के पास तो 2 गो है ना, तो ये बेचारा 2 गो तो देगा ही ना। तो क्या करेंगे, एक और क्लोरीन को हम लेके आएंगे, एक और क्लोरीन को लेके आएंगे, तो इसके पास भी 1 गो की जरूरत पड़ेगा, तो 1 गो इसको दे देंगे, इसको 1 गो इसको दे देंगे, यानी कि जो A है अभिक्रिया किसके साथ करेगा, Cl2 के साथ, यानी कि 2 गो
इस क्लोरीन के साथ, तो ये बन गया यानी क्या हो गया, यानी समझ गए कि किस तरह से AlCl2 बन गया। अब देखिए इसी तरह से देखिए आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए गंधक यानी कि सल्फर के साथ करेगा, तो देखिए गंधक यानी कि सल्फर, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 16, इसके अंतिम में इलेक्ट्रॉन में जो अंतिम बाह्यतम जो कक्षा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करेगा, 6 है तो इस 2 2 4 2 6, इसको जरूरत कितना है 2 का, तो ये तो टोटल 2 को दे देगा, तो इस कारण क्या बनेगा AS बनेगा, तो आयनिक यौगिक हो गया, ठीक ना। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन वैद्युत, देखिए आप लोग देखिएगा, वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होते हैं किंतु सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमानक और क्वथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं, ऐसा क्यों। तो 24 का देखिए उत्तर देखिए यहाँ पे हो जाएगा। 24 का उत्तर देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखा, जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखा। तो जस्ता किस तरह से इसका मतलब निर्माण होता है वो हमको सिद्धांत इसका लिखना। तो चलिए देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं ना कि नहीं इसका भी जैसे डिटेल करें, मतलब ये सभी को भी समझाते जाएँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते, जिसके कारण जो हम यूट्यूब से कुछ भी रुपया जो है गेन नहीं कर पाते। आप लोगों के लिए तो इतना मेहनत करते हैं, लेकिन हमको यूट्यूब से अगर कुछ पैसा अगर गेन होता है, प्राप्त होता है, तो बताइए हम जो है जो ज़रूरत का सामान है वो हम खरीद पाते हैं। और जब खरीद पाते तो आपको फिर कोई दिक्कत होता है। अगर एक वाईफाई अगर हम खरीद लेते हैं, बताइए अगर एक वाईफाई जब हम खरीद लेंगे तो क्या हमको ज़रूरत हो मतलब नेट का फिर ज़रूरत पड़ेगा। फिर हम तो चाहें तो कितना भी लंबा वीडियो बना सकते हैं आराम से समझा के। तो आप लोग चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट भी इसी तरह से भी कर सकते हैं। आप लोग देखिए ये देखिए 99 0 53 0 44 40, देखिए ये देखिए नंबर है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम है विकास कुमार, ठीक ना। आप यहाँ से चाहें थोड़ा भी सपोर्ट भी कर सकते हैं, या तो फ़ोनपे कर सकते हैं, या तो गूगल पे, या तो पेटीएम, जो भी है वो आप कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी अवेलेबल है। तो थोड़ा अगर आप लोग चाहिएगा तो इस पर जो है हेल्प भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी हेल्प कर दिए तो हम जो है तरह तरह के जो है सामान को, औजार को हम खरीद कर और जो है वीडियो अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं। आप लोग देखिए इस पर अगर प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो जो भी आपके मन में आता है, जो भी जितना भी अगर आपको पे करने का मन करता है वो ज़रूर हेल्प कीजिएगा, ताकि जो हम अपना जो फाइनेंशियली जो है सुधार कर अच्छे से जो है एक सेटअप कर सके, जिससे आपको कैसा भी वीडियो आप कितना घंटा का भी, चाहे लाइव हो चाहे जैसा भी हो, आपको हम दे सकते हैं। बताइए जब मेरे पास नेट कम पड़ रहा है तो लाइव आने के लिए जो है लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। लाइव आने के लिए क्या पड़ती है, लैपटॉप की। तो लैपटॉप हम कहाँ से ले पाएंगे बताइए आप लोग। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं इस पर, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अगर मन होगा तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस मन किया कि हो सकता है आप लोग के साथ शेयर ये करे तो हो सकता है कि कुछ मेरा बन जाए, इसलिए बोले, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर गलती से अगर आपको ख़राब लगा होगा तो सॉरी भी, बट अगर हो सकता है कि कोई समझ रहे होंगे मेरी मजबूरी को, तो वो इस पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखें ना कि जस्ता का निष्कर्षण कैसे होता है, हम लोग ये पता करते हैं। तो देखिए जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन एवं जिंक ब्लेड अयस्कों से किया जाता है। देखिए कैलेमाइन से किस तरह से होता है, देखिए कैलेमाइन को निस्तापित कर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस तरह से देखिए आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा 53 मिनट हो गया है, मतलब 60 मिनट से जो है कम रहना चाहिए। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि पारा धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। पारा धातु का देखिए, पारा देखिए ये है, पारा का देखिए अयस्क पूछा जाता है, सीने बार होता है। पाया ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में पारा का अयस्क है, तो आप लोग याद रखिएगा सीने बार, ठीक ना। जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है, किससे किया जाता है, तो सीने बार से किया जाता है। सांद्रित सीने बार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए या आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा, ये जो अभिक्रिया है, ठीक ना, रिएक्शन जो समीकरण, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय, मतलब संक्षारण से आप क्या समझते हैं धातुओं के, ठीक ना। इसका देखिए 27 का देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु संक्षारण कहलाता है। धातु का संक्षारण कहलाता है, यानी ये सबसे अभिक्रिया करके क्या कर देता है, जंग लग जाता है ना। अब देखिए संक्षारण रोकने के उपाय क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा पहला में, मतलब इसी के 27 का ही उत्तर है कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, यानी जो धातु है उस पर क्या करेंगे हम लोग, लेप चढ़ाएंगे, कुछ ही चीज़ का लेप चढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जैसे रंग देते हैं लोहे वगैरह सबको रंग देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उस पर जंग न लगे।
दूसरा है धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना, धातु जो है खुद से स्वयं रक्षा बना लेता है जिसके कारण उस पर लेप नहीं लगता। तीसरा रंगाई करके, या तो रंग भी सकते हैं हम लोग, ठीक ना। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, देखिए कि पसीना कितना चल रहा है, इस पर देखिए पसीना लग गया, सॉरी। 28 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं, इसकी उपयोगिता बताएं। तो देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि कुछ धातु, सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए कि कुछ धातुएं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकरित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर ये कार्बाइड बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अवकारण की क्रिया एल्यूमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इस प्रक्रिया को ही एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं, ठीक ना। देखिए अब इसके बाद है कि इस विधि का उपयोग कर फेरिक ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के मिश्रण से प्राप्त द्रवित यहाँ पे कर लीजिएगा, द्रवित लोहा द्वारा मशीन के छिद्रों तथा रेल की पटरियों में पड़े दरारों को भरा जाता है, ठीक ना। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइड व रासायनिक सूत्र लिखे, इसका शोधन कैसे किया था। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र हमको लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र देखिए क्या होता है, Al2O3 आप लोग याद रखिएगा, बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 जो बॉक्साइड है एल्यूमिनियम का अयस्क है, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 12th में भी पूछता है, ये जो 10th था ये 12th में भी पूछता है, और आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 30वां में जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। 30वां क्या देखिए है कि कम है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों में निम्नलिखित गुणों के आधार पर भेद करें। यानी कि इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन, अब फिर खा भी है, फिर क्या है खा भी, और खा में भी 2 क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसको देखिए, इसका देखिए मतलब ये देखिए का के पहला का हो गया, दूसरा का उत्तर, और ये हो गया तीसरा का उत्तर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और खा में 2 क्वेश्चन था ना, तो देखिए खा का पहला का उत्तर है, ये देखिए पहला का उत्तर देखिए यहाँ तक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर से देखिए दिखा देते हैं, अगर नहीं दिखाई दिया होगा तो आप लोग जो है वीडियो को रोक के देखिए, वीडियो को रोक के आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट करते चल जाइएगा। आपको दिखा दिए यहाँ पे खा का देखिए हो गया पहला, खा का हो गया पहला, आप दूसरा दिखा देते हैं खा का, ठीक ना। देखिए ये देखिए पहला खा का पहला में ये जो है बना लीजिएगा आप लोग इस समीकरण को, और दूसरा देखिए ये हो जाएगा खा का, दूसरा हो जाएगा ये, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो जो है कैसा लगा, ठीक ना। और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए 1 घंटा का वीडियो समझिए बन ही गया, क्योंकि 58 मिनट तो हो गया, तो 1 घंटा का वीडियो बन गया। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक ना। और चैनल को नए हैं तो दूसरे को जोड़ना कोशिश ज़रूर कीजिए, मतलब दूसरे लोग को भी बुलाइए, ठीक ना, ताकि ये देखिए चैनल मतलब शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पे ढेर सारे जब बच्चे आ जाएंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, हमें भी तो फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब से जो है हम लोग को थोड़ा बहुत मतलब इनकम होता है, बट अभी नहीं हो रहा, क्योंकि जो व्यू है ना, बच्चे जो है हमारे चैनल पर बहुत ही कम जुड़ रहे हैं। कम जुड़ने का कारण इसी कारण जो है पैसा नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और स्टेटस व्हाट्सअप लगा दीजिए, और दोस्तों के पास जो आपके कक्षे में है 10वां में है उसके पास आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है हम भी कुछ आगे बढ़ सके, और आप ही लोग की मदद से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ऐसे जैसे हैं उसी तरह से जो हम भी रख सकते हैं। देख सकते हैं कि ये क्या है पसीना, ये क्या है पसीना, आप लोग देख सकते हैं हाथ में इतना पसीना पड़ रहा है, यानी कितना गर्मी में है। तो आप लोग बस क्या कीजिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, इतना मेहनत से बनाए हैं तो ठीक है। और वीडियो को तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।